हेलो दोस्तों, जीएस ज्ञानपीठ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग थर्ड चैप्टर देख रहे थे 11th का, जिसमें हम लोग रोमन साम्राज्य के बारे में बहुत कुछ देख चुके थे। अब इसके जो कुछ कल बच गया था, जिसमें हम लोग सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के बारे में उसके पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग कुछ पॉइंट आज देख लेते हैं और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में और कोशिश करेंगे कि ख़त्म हो जाए। नहीं होगा तो एक वीडियो और बनेगा, तो आप लोग देखते रहेंगे और नोट्स इसका बनाते रहेंगे। इसमें हम लोग देखे थे कि रोमन साम्राज्य की सामाजिक स्थिति, उनके परिवार कैसा था, उनके परिवार के बारे में हम लोग थोड़े थे पढ़े थे, और उनकी महिलाओं की स्थिति क्या थी उस समय के समाज में, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखे थे। और तीसरी शताब्दी का संकट वगैरह ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसमें हम लोग थोड़ा देखते हैं कि उस समय समाज में साक्षरता यानी पढ़े लिखे लोगों की किस तरह की संख्या थी, कितना लोग पढ़ लिख सकते थे, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। जिसमें देखते हैं कि साक्षरता के दर साम्राज्य में विभिन्न हिस्सों में काफी भिन्न था, और सेना के अधिकारियों, संपत्ति प्रबंधकों और सैनिकों में साक्षरता जो थी वो व्यापक थी। जैसे कि हम लोग देखे हैं कि रोमन साम्राज्य का जो विस्तार था वो बहुत ज्यादा क्षेत्रों में था। अच्छा, हर क्षेत्र का अलग अलग अपना अलग अलग संस्कृति था, अलग अलग लोग रहने वाले थे। रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ तब तो वो सारे चीज उसके अंतर्गत आ चुके थे। तो वहाँ पे आपको साक्षरता में भी भिन्नता देखने को मिलेगा कि कहीं के लोग साक्षर थे, कहीं के लोग आपको जहाँ पे साक्षरता यानी पढ़ा लिखा लोग बहुत कम था, तो उस पूरे एरिया में ही वैसे लोग नहीं रहते थे जो पढ़ लिख सकते थे। और कहीं कहीं जहाँ पे आपको देखेंगे कि लिखने का खोज हो चुका था, जहाँ पे लोग जागरूक थे, तो वहाँ पे देखेंगे कि पूरे कस्बे या पूरे गांव में लोग वहाँ पे साक्षर थे। लेकिन अगर ओवरऑल बात किया जाए कि रोमन साम्राज्य में किस प्रकार से साक्षरता थी, तो आप देखेंगे कि सेना के अधिकारी जो थे वो साक्षर होते थे, वो पढ़ लिख सकते थे। चाहे संपत्ति प्रबंधक, जिनके पास पैसा रुपया था, जिनके पास बहुत सारे पद थे, सरकारी पद थे, तो उनको, और सैनिकों में साक्षरता जो थी वो व्यापक थी। अस्थिर साक्षरता मौजूद थी। मतलब कि अस्थिर साक्षरता मतलब कि हाँ, जो साक्षरता क्या है कि हर जगह भिन्न भिन्न होने लगे। मतलब एक क्षेत्र में थोड़ा सा अलग प्रकार की साक्षरता हो, अलग क्षेत्र अलग जाए, वो रोमन साम्राज्य के किसी और क्षेत्र में जाए तो वहाँ साक्षरता मौजूद ही ना हो। तो इस प्रकार की साक्षरता वहाँ पे देखने को आपको मिलती थी। पोम्पई में एक जगह था रोमन साम्राज्य में जिसका नाम था पोम्पई। इसको याद रखेंगे कि पोम्पई की एक दीवार थी जिसमें विज्ञापन और भित्ति चित्रों की उच्च स्तर की आकस्मिक साक्षरता को इंगित करती है। मतलब एक पोम्पई में एक दीवार था जहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारा क्या किया गया था, वहाँ पे चित्र बनाया गया था। भित्ति चित्र मतलब उसके ऊपर चित्र बनाया गया था, उसको बोलते हैं। और विज्ञापन, जैसे कुछ विज्ञापन टाइप का उस पर क्या किया गया था, उस पर चित्र बना के उस पर लगाया गया था, पेंटिंग किया गया था। तो इससे क्या पता चलता है, ये जब दीवार मिला तो इससे ये पता चला कि लोगों में साक्षरता थी, और ये एक बहुत बड़ा नमूना था क्या रोमन साम्राज्य के बारे में जानने के लिए, उनके लोगों के बारे में, साक्षरता के बारे में उनके जानने के लिए हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट था। तो ये चीज़ हम लोग के लिए याद रखेंगे कि किस पोम्पई का जो दीवार था वो किस लिए प्रसिद्ध था। तो वहाँ पे भित्ति चित्र और विज्ञापन वहाँ पे प्रकाशित मतलब क्या किए थे, उत्कीर्ण किए गए थे, तो इसलिए ये प्रसिद्ध था। अब साक्षरता के बारे में थोड़ा देखिए, सांस्कृतिक भिन्नता के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सांस्कृतिक भिन्नता के बारे में मैंने पहले भी आप लोग को बता चुका है कि जब तक आपको साम्राज्य में जब बहुत सारे क्षेत्र विस्तार होंगे, बहुत सारे अनेक अनेक प्रकार के लोग वहाँ पे उस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, उस साम्राज्य के अंतर्गत आएंगे, तो आपको क्या होगा, सांस्कृतिक भिन्नता होगी। क्योंकि कहीं जनजाति होंगे, कहीं किसी और धर्म के मानने वाले होंगे, किसी और आपको संस्कृति को मानने वाले होंगे। सबका अपना अपना परंपरा होगा, और सब अगर एक क्षेत्र में एक साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं तो पूरा ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं कि सांस्कृतिक भिन्नता काफ़ी थी, हर जगह थी। 3 महाद्वीप में फैला हुआ था, तो हर जगह की संस्कृति तो अलग है। साउथ अफ्रीका की अलग है, एशिया की अलग है, आपको देखेंगे कि यूरोप की अलग है। तो हर यहाँ पे भिन्नता आपको देखने को मिलती है। कई तरह के कई स्तर पर दिखाई दे रही थी। धार्मिक संप्रदाय और स्थानीय देवताओं की विशाल विविधता थी, बोली जाने वाले भाषाओं की बहुलता थी, और क्या बोलते हैं, कपड़े की शैलियों की बताया। सबका अपना अपना पहनावा है। हम लोग भारत में आप देखेंगे कि हम लोग भारत जो उत्तर भारत के रहते हैं तो उनका पहनावा अलग है, दक्षिण भारत के लोगों का पहनावा अलग है, पूर्वी भारत के लोगों का पहनावा अलग है। तो हमारे एक देश के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कितनी भिन्नता मिलती है। रोमन साम्राज्य तो इससे भी ज़्यादा विस्तारित था।
तो इससे क्या है कि लोगों की भाषा भी बदल जाती थी, लोगों के देवता बदल जाते थे, लोगों की क्या होती थी, कपड़ा पहनने की शैली बदल जाती थी। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। अधिकांश भाषाई संस्कृति पूरी तरह मौखिक थी, मतलब कि क्या था, उस समय कोई लिखित ऐसा वेद वगैरह नहीं था, जैसे हम लोग में वेद में धर्म जो लिखा जा चुका है, तो उस प्रकार से उस समय नहीं थी। वो क्या थी, एक मान्यता के तौर पे थी। जैसे हम लोग मानते हैं कि हाँ शनिवार को नाखून नहीं काटना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, एक हमारी मान्यता है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। उसी प्रकार से इनकी भी जो संस्कृति थी वो किस पे थी, मान्यताओं के आधार पे थी, लोगों के मौखिक रूप से थी, किसी लिखित साक्ष्य के रूप में इनकी कोई सांस्कृतिक मान्यता नहीं थी। 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अर्मेनियाई भाषा को लिखित रूप में इस्तेमाल किया गया। तो अर्मेनियाई जो भाषा थी, सबसे पहले जो इसका लिखित आपको इस संस्कृति के बारे में, अर्मेनियाई संस्कृति के बारे में लिखा गया, तो ये सबसे पहला था। ये आप याद रखेंगे। तो ये आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे। लैटिन भाषा का विस्तार अन्य भाषाओं को विस्थापित कर दिया। अब देखिए, जब भाषाएं जब क्या है, भाषा जो है हर जगह चेंज हो रही है। अच्छा, भाषा जब चेंज हो रही है तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो सरकारी कामकाज होते हैं वो किसी एक भाषा में ही हो सकती थी हर जगह पे। जैसे हमारे भारत की क्या है, हमारे भारत की एक ही भाषा है, हिंदी है और इंग्लिश है। हम लोग क्या मानते हैं, प्रशासनिक भाषा जो कामकाज वाली भाषा है तो वो इंग्लिश है और हिंदी है। आप कोर्ट में जाएंगे या किसी भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, तो उसमें आप इंग्लिश में ही उसका कोई भी जो फैसला सुनाया जाता है वो इंग्लिश में ही लिखा जाता है। तो उसकी भाषा क्या है, इंग्लिश है। तो किसी एक भाषा को मान्यता मिलना जरूरी है, क्योंकि उसी में सब कुछ हो सकता है। एक भाषा से ही सरकारी कामकाज होता है। लेकिन हमारे देश में कितनी भाषा बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, आपको देखेंगे उर्दू बोली जाती है, आपको फारसी बोली जाती है, मतलब बहुत सारी भाषाएं हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन हर भाषा को तो हम क्या बना सकते हैं, हम हर भाषा को अपने सरकारी कामकाज के लिए तो यूज नहीं कर सकते हैं, तो किसी एक को मान्यता दिया जाता है। उसी प्रकार रोमन साम्राज्य में भी बहुत सारे भाषाओं का क्या था, बहुत सारी भाषाओं की भिन्नता थी, लेकिन किस भाषा को मान्यता मिली थी, तो केवल ग्रीक भाषा को मिली थी, सॉरी लैटिन भाषा को मिली थी। और इसी लैटिन भाषा को क्या माना जाएगा, जब लैटिन भाषा का विस्तार होने लगा, जब सरकारी कामकाज लैटिन भाषा में होने लगा, तो सारे भाषाओं को, लोगों को क्या हुआ, लैटिन भाषा सीखना जरूरी पड़ गया। जैसे हम लोग क्या है कि हम लोग को इंग्लिश सीखना जरूरी है, अगर पूरा भारत भ्रमण करना है तो इंग्लिश आना चाहिए, तभी आप किसी चीज कहीं भी जाके घूम के आप रह सकते हैं। उसी प्रकार से ये लैटिन भाषा जब आया तो अन्य भाषाओं को क्या किया, कमजोर कर दिया, और लैटिन क्या हुआ, थोड़ा सा उसके ऊपर आपको देखेंगे कि लोगों को प्रेफरेंस में लोग रखने लगे लैटिन भाषा को। तो ये आपकी क्या थी, सांस्कृतिक भिन्नता थी, इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो हम लोग देख लिए। अब क्या है, आर्थिक गतिविधियों के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। आर्थिक गतिविधियां कैसी थी, रोमन साम्राज्य में बहुत सारे व्यापार होते थे। जैसे शहरीकरण करके उनके सारे जो क्षेत्र थे उनको क्या किया गया, एकजुट करके रखा गया शहरीकरण करके। तो इसमें क्या थी, बहुत सारे व्यापार होते थे, बहुत सारे देशों से व्यापार होते थे, जिसमें आप देखेंगे कि बंदरगाह भी थी, वहां से क्या किया जाता था, आपको सामान को लाना ले जाना भी होता था। खान थे, खद्दान थे, ईंट का था, जैतून का तेल जो था वो बहुत प्रसिद्ध था उस समय, और इस प्रकार खाना भी बैठाया गया था। तो इस प्रकार से वहाँ पे व्यापार जो थी वो बहुत अधिक थी, और आर्थिक आमदनी भी बहुत अधिक होती थी। आर्थिक गतिविधियां बहुत अधिक थी, पैसे का फ्लो वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता था रोमन साम्राज्य में। व्यापार में क्या किया जाता था, शराब का, गेहूं का, जैतून का तेल का इत्यादि का व्यापार किया जाता था, जिसमें आपको स्पेन, गैलिक प्रांत, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र और इटली, जो आप देखेंगे कि रोमन साम्राज्य के क्या बोलते हैं, रोम के आसपास के क्षेत्र जो होंगे। जैसे आप अगर यूरोप का नक्शा देखेंगे तो यहाँ पे आपको रोम पड़ेगा, और इस क्षेत्र में आपको देखेंगे कि क्या पड़ेगा आपको, मिस्र पड़ेगा, स्पेन पड़ेगा, यहाँ पे स्पेन पड़ेगा, फ्रांस पड़ेगा, यहाँ पुर्तगाल पड़ेगा। तो ये सारे जो क्षेत्र थे, इधर से भी आपको, ये पूरा क्या था, ये आपको भूमध्य सागर था। मैं ज्योग्राफी जब पढ़ाऊंगा, मैं शुरू करने वाला ज्योग्राफी, तो आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा कि कैसे उसका मैप में, अगर मैप आपको समझ में आ जाएगा तो ये सारे क्षेत्र पता चल जाएगा किस तरह इनका व्यापार होता था। ये जो भूमध्य सागर था, ये पानी था, तो यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ बंदरगाह रहता था, और यहाँ से सामान इस जहाज में लोड किया जाता था, और यहाँ ला करके आपको रोमन साम्राज्य के अंतर्गत रख दिया जाता था। रोमन साम्राज्य का विस्तार तो यहाँ तक था। तो ये सारे क्षेत्र में थे। आपको फिर आप देखेंगे कि मिस्र था, मिस्र जो यहाँ पे
अफ्रीका के यहाँ पे है, तो यहाँ से मिस्र से भी बहुत आसानी से क्या होता था, व्यापार होता था। इटली तो ये था ही, इटली तो पूरा साम्राज्य के अंतर्गत ही था। तो ये सारे देशों में क्या किया जाता था, व्यापार का बहुत सारा व्यापार की सुविधा थी और व्यापार किया जाता था। स्पेनिश जैतून का तेल, ये याद रखेंगे कि स्पेनिश जैतून का तेल एक वाणिज्यिक उद्यम था, बहुत ज़्यादा उस समय जो था स्पेनिश जैतून का तेल जो था वो प्रसिद्ध था, और इसको हम ड्रेसल 20 में रखते थे। तो ये याद रखेंगे कि ये आप स्टार लगा लेंगे इस पर कि स्पेनिश जैतून का तेल किस डब्बा में आता था, तो वो क्या आता था, ड्रेसल 20 में आता था। और शराब और जैतून का तेल हम लोग किस में रखते थे, एम्फोराइट में रखते थे। एक एम्फोराइट ना, ये मैंने फिगर बना दिया है कि इस प्रकार से एक क्या होता था, बक्सा होता था, और इसमें इस तेल को और शराब को रख के कहीं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या किया जाता था, ट्रांसफर किया जाता था। और जो स्पेनिश का जैतून का तेल था, जो अन्य जैतून का तेल था, वो किस में रखा जाता था, एम्फोराइट में। लेकिन स्पेनिश जैतून का तेल इतना मांग था कि इसका जो डब्बा भी था उसका भी क्या था, वो भी बहुत अच्छे से सजाया हुआ रहता था, और इसकी मांग भी बहुत अधिक होती थी। तो इसको एक ड्रेसल 20 नामक कंटेनर में रखा जाता था। और अन्य जैतून का तेल या शराब किस में रखा जाता था, तो एम्फोराइट नामक कंटेनर में रखा जाता था। तो ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि एम्फोराइट में किस चीज़ को रखा जाता था और ड्रेसल 20 में किसको रखा जाता था। तो ड्रेसल 20 में कौन हो गया, स्पेनिश जैतून का तेल, और एम्फोराइट में कौन हो गया, शराब और अन्य जैतून का तेल। अन्य देशों से जहाँ से जैतून का तेल निकाला जाता था तो उसको हम लोग रखते थे। अब उर्वरता के लिए सबसे पूरा विशाल क्षेत्र था, तो इसके बाद समुद्र के किनारे था, बहुत सारी नदियां थी वहाँ पे। तो मतलब जो जमीन थी वो बहुत काफ़ी उपजाऊ थे, और वहाँ पे क्या होता था, खाद्यान्नों का जो उपज होता था वो भी बहुत अधिक मात्रा में होता था, और इसका भी व्यापार किया जाता था। सिसिली जो था, ये याद रखेंगे कि सिसिली जो है ये इटली का जो ये निकला हुआ है, यहीं पे एक यहाँ पे द्वीप है जिसको हम लोग बोलते हैं सिसिली द्वीप। और इसी सिसिली द्वीप पे और यहाँ पे बाइकोनियन जो ट्यूनिसिया में पड़ता है, जो साउथ अफ्रीका में आपको पड़ेगा सबसे ऊपरी क्षेत्र में। अगर मैं अफ्रीका का ये आपको फिगर बनाऊं, तो यहाँ पे मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिसिया 3 देश पड़ते हैं, जिनको हम लोग MAT के नाम से जानते हैं, मैट नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे मोरक्को पड़ेगा, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, जो भूमध्य सागर से क्या बनाती है, सीमा बनाती है, और इसी बीच में भूमध्य सागर हो गया। और यहाँ पे कौन हो गया, यहाँ पे हो गया आपको रोम। तो इससे यहाँ पे आसानी से यहाँ पे क्या होता था, व्यापार होता था। तो इस क्षेत्र से भी व्यापार होता था ट्यूनिसिया से। तो वहाँ पे भी गेहूँ का जो था वो अनाज का उपयोग, अनाज का जो होता था उपज बहुत अधिक होता था रोम साम्राज्य में। तो यहाँ से क्या किया जाता था, इस क्षेत्र में भेजा जाता था आपको गेहूं का जो भी जहाँ भी आपूर्ति करना था, गेहूं जहाँ भी कम होती थी तो वहाँ हम लोग इस रोमन साम्राज्य के द्वारा मतलब व्यापार किया जाता था। भूमध्य सागर का कुशलतापूर्वक इस्तेमाल किया जाता था, मतलब भूमध्य सागर ही था जो क्या था, इनके व्यापार का प्रमुख जो व्यापार इतना आगे बढ़ा रोमन साम्राज्य का, इतना पैसा उनके पास आया कि इतने साम्राज्य को चला सके। तो सबसे बड़ा मुख्य कारण था क्या, इनके बीच में समुद्र। और कौन समुद्र, तो भूमध्य सागर, ये जो सागर था, क्योंकि यहाँ से व्यापार करना बहुत आसान हो गया, जहाज में ले जाना और वहाँ से किसी भी देश के पास आसानी से पहुँचना। तो ये भूमध्य सागर का बहुत बड़ा रोल है रोमन साम्राज्य के इतने दिनों का, 200 या 300 साल तक जो चला, ये भूमध्य सागर के कारण ही चला था। इसका उपयोग भी किया गया बहुत अच्छी तरह से संगठित वाणिज्यिक और क्या बैंकिंग नेटवर्क। बाद में इतना पैसा का फ्लो हो गया कि बैंक की भी जरूरत पड़ गई, तो बैंकिंग नेटवर्क का भी इस्तेमाल किया गया। और क्या किया गया, पैसे का व्यापक प्रयोग इंगित करता है कि रोमन साम्राज्य में प्रकृष्ट अर्थव्यवस्था थी, मतलब कि बैंकिंग व्यवस्था भी शुरू हो गई। ये इतना, अगर किसी देश में व्यापार हो उस समय, जहाँ हम लोग दूसरी और तीसरी शताब्दी की बात कर रहे हैं, तो उस समय अगर इतने अधिक मात्रा में व्यापार होता है तो पैसे का फ्लो भी बहुत हो गया, और इतने बड़े क्षेत्र भी था। तो इतना बड़ा क्षेत्र चलाने, इतना दिन तक संगठित रहा तो सिर्फ इस पैसे के बल पे। तो ये भी चीज़ है आपके जानने लायक। तो याद रखेंगे, इसमें कुछ पॉइंट है जो याद करने वाला है, बाकी इसको बना लेंगे, इसको समझने में बहुत आसानी होगा। बाकी जब ज्योग्राफी हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ज्योग्राफी, जितना आपको जानकारी है बहुत अच्छे से, और क्या करेंगे, मैप के अनुसार से हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी, तो उसमें मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा सब कुछ। सबसे बड़ा चीज एक दास्ता था, और दास प्रथा जो देखेंगे कि बहुत दिनों तक चला, और ये दास्ता का सबसे
जो आप शुरुआती दौर में इतने व्यापक रूप में देखेंगे तो वो रोमन साम्राज्य में देखेंगे। कहा जाता है कि अगस्टस जो थे उनके समय में 75 लाख आबादी थी पूरी रोमन साम्राज्य की, लेकिन 75 लाख में 30 लाख तो केवल गुलाम थे। तो इन गुलामों की संख्या आप समझ सकते हैं कि कितने अधिक मात्रा में थी रोमन साम्राज्य में। इन गुलामों को केवल खाना खिलाया जाता था और उनसे काम लिया जाता था। गुलामों को संस्थागत रूप दिया गया था और श्रम के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, मतलब इनसे काम वगैरह करवाया जाता था। फ्री में केवल खाना खिला करके इनको काम करवाया जाता था। पहली शताब्दी में शांति स्थापित हुई थी, जो हम लोग पढ़े हैं कि जो अगस्तस का काल है वो शांति का काल था। और इसके जो क्या हुआ कि उस समय दासों की आपूर्ति में गिरावट आई और दास श्रम के उपयोगकर्ताओं को गुलाम प्रजनन या मजदूरी के और विकल्प की ओर रुख करना पड़ा। अब जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि जब अगस्तस जब तक थे तब तक तो शांति बहुत बहाल थी। अगस्तस के जैसे लास्ट दौर आता है तो उस समय क्या होता है कि ये गुलामों की क्या होती है कि थोड़ी सी उसमें कमी आती है। और गुलामों की कमी आने के कारण क्या होती है कि लोग अपने क्या करते हैं, गुलाम बनने से अच्छा अपना काम करना शुरू करते हैं, अपना व्यापार करना शुरू करते हैं, खेती करना शुरू करते हैं। जिसमें क्या होता है कि जो पहले से गुलाम बने हुए थे, अच्छा एक बार जो गुलाम बन जाते थे तो उनके पुत्र भी गुलाम, उनके भी पुत्र गुलाम, तो इस तरह का एक उनकी पूरी जो हायरार्की थी वो सारे गुलामों के गुलाम ही बने रहते थे। तो इस प्रकार से देखेंगे कि उस समय जब ऐसा था, जब लोग अपने गुलामी छोड़ करके क्या करने लगे, जब अर्थव्यवस्था या आर्थिक गतिविधियां करने लगे, तब क्या होती है कि इनकी जो काम करने की क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है। और इसमें इनका काम करने का जो मतलब काम मिलने का जो है, केवल ये बैठे रहते थे तो उनको भी जो साम्राज्य के तरफ से उन पर भी ध्यान नहीं दिया जाता था। तो अब वो क्या है कि वो अब किसी और तरफ से उनको अपने पेट पालने के लिए कुछ काम करना पड़ता है, जिसमें देखेंगे कि एक कुछ सम्राट के द्वारा भी ध्यान दिया गया और उसमें गुलाम प्रजनन एक शब्द आएगा। इसके बारे में या मजदूरी के जो अन्य विकल्प थे, सस्ते विकल्प थे, उस पर काम करने लगे। मतलब इसका मतलब ये हुआ, इसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ कि क्या होता है कि जब गुलामों को काम मिलना बंद हो जाता है, गुलामों को वैसा काम नहीं मिलता था जो पहले मिल रहा है, तो वो क्या होते हैं कि जितने में कोई अन्य काम करता है, मतलब 10 रुपये में अगर मैं काम कर सकता था तो इनसे 2 रुपये में काम करवाया जाता था और इनकी मजबूरी थी कि वो काम करते थे। तो इस प्रकार से इनकी स्थिति हो गई थी उस समय। और गुलाम प्रजनन ही वो करना पड़ता था। गुलाम प्रजनन का वो था कि महिला दास और उनके सहयोगियों को अधिक बच्चा पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था और निश्चित रूप से दास ही होंगे, मतलब कि जो महिला थी और उनके जो दास पति थे और दास महिला थे, उनको बोला जाता था कि अब क्या करें, आप अधिक से अधिक अपने बच्चे करें। इससे क्या होगा कि वो बच्चा भी जो होगा वो गुलाम बनेगा और वो गुलाम बनेगा तो वो सस्ते मजदूरी करेगा, जैसे इनकी स्थिति खराब होगी। अच्छा, इनको गुलाम प्रजनन करने के लिए भी क्या किया जाता था, इनको उसमें भी काम लगाया गया और अगर वो करते थे, अगर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे करते थे तो उनको सरकार की तरफ से कुछ पैसा वगैरह या कुछ दिया जाता था, मतलब कि उनको प्रोत्साहित किया जाता था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे करें। तो इस प्रकार से इनकी स्थिति उस समय हो गई थी। गुलामों को स्वतंत्र पुरुषों का व्यापक रूप से नौकरियों में उपयोग किया जाता था जहां श्रम की आवश्यकता नहीं थी ताकि वे व्यवसाय प्रबंधकों के रूप में काम कर सके। मतलब कि क्या हुआ कि वही चीज हुआ कि काम नहीं है, काम अगर कम है तो क्या करना है, मजदूरी करना है। जो 10 रुपये में काम होता है गुलाम 2 रुपये में करते थे। तो इस प्रकार से इनकी क्या थी, इनकी जो स्वतंत्रता थी वो भी खत्म हो चुकी थी। अब गुलाम मतलब स्वतंत्रता तो खत्म हो ही गया और स्वतंत्रता खत्म मतलब क्या हुआ कि इनकी स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी थी। इसमें 2 आपको याद रखेंगे कि एक लूसियस कोलुमेला थे और एक फिलिनी थे। इन दोनों का स्टेटमेंट पूछते रहता है तो हमेशा ये दोनों पॉइंट को किसी हाल में याद रखेंगे कि एक कोलुमेला थे, इन्होंने सिफारिश की थी कि क्या किया जाए, जो जमींदार है, मतलब जिनके पास खेती ज़्यादा करने की ज़मीन है, उनको क्या किया जाए कि उनको आधुनिक तौर पे, मतलब जो आविष्कार हो चुके हैं, जो हल हो चुका है, मतलब उस समय हल भी एक आविष्कार था खेती करने के लिए। तो उस प्रकार से जो भी औजार जो नए नए इस्तेमाल हो रहे हैं उनको अधिक से अधिक मात्रा में दिया जाए ताकि वो कम समय में क्या करें, ज़्यादा उपज
उपज कर सकें, खाद्यान्न ज़्यादा निकाल सकें ज़मीन से, तो इनके लिए ये सिफारिश किए थे। और इनका कहना था कि निःशुल्क जो कार्यकर्ता हैं और दास हैं, दोनों को क्या किया जाता, पर्यवेक्षण करवाना चाहिए। मतलब कि देखेंगे कि आप भी देखेंगे कि अगर किसी को बोला जाए कि आप फ्री में काम करो तो वो मन लगा के काम नहीं करेगा। या कोई भी अगर जो दास है, अगर उसको ज़िंदगी भर वो दासत्व नहीं करना है, फ्री में ही काम करना है, तो वो भी अपना काम ठीक से नहीं करेगा। इसके लिए उनको क्या किया गया कि उनको किया गया कि पर्यवेक्षण करवाने के मतलब उन पर एक ऐसा अधिकारी रहे जो उनसे डांट डपट के काम करवाते रहे। तो ये सिफारिश कौन किए थे, तो कोलुमेला किए थे, तो ये याद रखेंगे। अच्छा, इन्होंने दासों के दस्तों की सिफारिश की थी। मतलब दस्ता मतलब कैसे कि एक दास है और 10 को दास को एक ग्रुप बना दीजिए, और 10 को दास को ग्रुप बना करके अगर कहीं कोई और काम कराना है, खेत वाला काम करवाना है, किसी को व्यापार में काम लगाना है, किसी को पूरा महल में काम लगवाना है, तो एक दस्ता बना दिया जाए कि ये जो दस्ता है ये काम करेगा, खेती वाला काम करेगा, ये दस्ता सफाई वाला काम करेगा। तो इस प्रकार की सिफारिश इन्होंने किया था, कोलुमेला ने किया था। फिलिनी एक वैज्ञानिक थे, इनको प्राकृतिक वैज्ञानिक बोलते हैं। ये क्या थे, ये दास गिरोह की निंदा की थी। क्यों किए थे, क्योंकि जब दास गिरोह बनाया जाता था तो उनको क्या किया जाता था, आप फिल्म में भी देखे होंगे कि 10 आदमियों को सिक्कड़ में बांध करके और किसी चीज़ से काम करवाया जाता था। तो इन्होंने कहा कि फिलिनी की ये जो है मानव जो है मानव की मानवता के खिलाफ है और ये नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया था, दास गिरोह का क्या किया था, विरोध किया था। और दास गिरोह का समर्थन कौन किया था, तो लूसियस कोलुमेला। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। बाकी जो है आपका 1 से 2 वीडियो और मैक्सिमम बनेगा इस क्लास का, और कल से या आपको ज्योग्राफी का क्लास भी शुरू हो जाएगा। तो आप इसको देखते रहेंगे, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और आप पढ़ते रहें। थैंक यू।